हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश प्रैक्टिस फॉर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी टर्म्स को। आज की जो हमारी पहली लिटरेरी टर्म है वो है एक्लॉग। एक्लॉग क्या होता है, तो सबसे पहले हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। एक्लॉग क्या है? अ शॉर्ट पेस्टोरल पोयम, यानी कि एक्लॉग एक शॉर्ट पेस्टोरल पोयम होती है। पेस्टोरल का अर्थ होता है जो ग्रामीण उससे रिलेटेड होती है, जिसमें शेफर्ड्स वगैरह की बात की जाती है। और इन अदर वर्ड एन एक्लॉग इज अ शॉर्ट ड्रामेटिक पोयम सेट इन द कंट्री साइड, यानी कि जो गाँव की साइड, यानी कि जो गाँव देहात वाला जो एरिया होता है वहाँ पर सेट की जाती है। एक ड्रामेटिक शॉर्ट पोयम होती है। दैट ऑफन फीचर्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन सेफर्ड, जो कि मतलब अक्सर जो सेफर्ड होते हैं उनकी बातचीत को बताती है, यानी कि उनकी बातचीत को दिखाती है। द टर्म कैन ऑल्सो रेफर टू अ म्यूजिकल जॉनर दैट इवोक्स अ पेस्टोरल सीन। इसके अलावा ये एक ऐसा म्यूजिकल जॉनर कह सकते हैं जो कि एक पेस्टोरल सीन को दिखाता है, यानी कि एक जो ग्रामीण इलाके का सीन होता है उसको दिखाता है। तो एक्लॉग क्या है? एक शॉर्ट पोयम है जो कि पेस्टोरल होती है और जो सेफर्ड्स वगैरह होते हैं उनकी लाइफ से या उनकी जो कन्वर्सेशन होती है उससे संबंधित होती है। हेयर आर सम अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्लॉग। यहाँ पर कुछ जो और विशेषताएं हैं एक्लॉग्स की वो हैं, जैसे दे आर यूजुअली रिटर्न इन अ क्लासिकल स्टाइल। ये क्या है? क्लासिकल स्टाइल में लिखी जाती हैं। दे आर समटाइम्स कॉल्ड ब्यूकोलिक्स, और कभी कभी इनको ब्यूकोलिक्स भी कहा जाता है। अब ब्यूकोलिक्स क्या होता है तो पहले उसे समझ लेते हैं। ब्यूकोलिक मीन्स रिलेटेड टू सेफर्ड, यानी कि ब्यूकोलिक का जो अर्थ होता है उसका अर्थ ही होता है सेफर्ड से संबंधित, यानी कि कोई भी चीज़ जो सेफर्ड से संबंधित होती है उसे ब्यूकोलिक्स कहते हैं। और हर्ट्समैन भी सेफर्ड्स को ही कहते हैं, यानी कि जो जानवर चराने वाले होते हैं वो। और टिपिकल ऑफ रूरल लाइफ, यानी कि जो ग्रामीण इलाके से या फिर जो शेफर्ड्स होते हैं उनसे या फिर जो पशु चराने वाले होते हैं उनसे जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको ब्यूकोलिक कहते हैं। तो समटाइम जो एक्लॉग होती है उसको भी ब्यूकोलिक्स कहा जाता है। इट कैन ऑल्सो मीन प्लीजिंग और पिक्चरेस्क्यू इन नेचर सिंप्लिसिटी, यानी कि इसमें अक्सर क्या दिखाया जाता है ना कि बहुत ही खुशनुमा जो एक नेचुरल सिंप्लिसिटी होती है उसको दिखाया जाता है। इसके अलावा दे आर ऑफन सेट इन अ आइडियलिक रूरल प्लेस, यानी कि इनको एक रूरल प्लेस पर सेट किया जाता है। डिस्कस अर्बन लीगल पॉलिटिकल और सोशल इशू। अब क्या है, ये सेट तो एक जो रूरल एरिया होता है उसमें सेट की जाती है, यानी कि रूरल प्लेस में सेट की जाती हैं, लेकिन ये डिस्कस किसके बारे में करती हैं? तो ये डिस्कस करती हैं जो अर्बन लाइफ होती है उसके बारे में। इसके अलावा जो लीगल पॉलिटिकल और जो सोशल इशू होते हैं उनको डिस्कस करती हैं, यानी कि कुल मिला के ये सेट तो ग्रामीण इलाके में होती हैं लेकिन इनमें जो बात की जाती है वो अर्बन इलाकों की जाती है। दे आर यूजुअली इन फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन और सोलिलोक्वी, या तो ये कन्वर्सेशन के फॉर्म में होती हैं या फिर सोलिलोक्वी होती है, यानी कि कोई अकेला व्यक्ति अपने आप में बात कर सकता है या फिर ये दो लोगों के बीच या दो जो सेफर्ड होते हैं उनके बीच की बातचीत होती है। सम एग्जाम्पल ऑफ एक्लॉग इंक्लूड्स, यानी कि अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो एक्लॉग के हैं, जैसे कि सेफर्ड्स कैलेंडर है जो कि अप्रैल बाय एडमंड स्पेंसर, यानी कि जो सेफर्ड्स कैलेंडर अप्रैल है ये एडमंड स्पेंसर का एक एक्लॉग है। इसके अलावा निम्फ कंप्लेनिंग फॉर द डेथ ऑफ हर ऑन फॉन बाय एंड्रयू मार्वल। इसके अलावा एक एंड्रयू मार्वल का भी एक्लॉग है जो कि है निम्फ कंप्लेनिंग फॉर द डेथ ऑफ हर ऑन फॉन। इसके अलावा एक एक्लॉग और है जिसका नाम ही एक्लॉग है बाय जॉन क्राउन रैंसम, यानी कि ये तीन क्या है एक्लॉग के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हमारा अगला जो लिटरेरी टर्म है वो है एलिजन। एलिजन क्या होता है तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। ओमिशन ऑफ वन और मोर लेटर इन स्पीच मेकिंग इट कोलोकियल, यानी कि जो लेटर होते हैं किसी भी स्पीच में या किसी भाषा में जो लेटर होते हैं उनको हटा देना, यानी कि उनको ओमिट कर देना, जिससे हम जो भाषा है उसको बोलचाल की तरह इस्तेमाल कर सकें, यानी कि उसको बोलचाल की भाषा बनाने के लिए कुछ शब्दों को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, यानी कि ओमिट कर दिया जाता है, तो उसको एलिजन कहा जाता है। एन एलिजन इज द रिमूवल ऑफ एन अनस्ट्रेस्ड लेबल, यानी कि इसमें अक्सर क्या होता है जो अनस्ट्रेस्ड लेबल होते हैं, यानी कि जिनको बोलने में जिन पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता, ऐसे जो लेबल होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। और लेटर फ्रॉम अ वर्ड और फ्रेज टू डिक्रीज द नंबर ऑफ लेटर। ऐसा किस लिए किया जाता है तो या तो जो कोई फ्रेज या फिर कोई जो वर्ड होता है उसमें जो नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं उनको डिक्रीज, यानी कि उनकी जो संख्या होती है उसको कम करने के लिए, या फिर जो भाषा होती है उसको कोलोकियल यानी कि बातचीत की भाषा में परिवर्तित करने के लिए ऐसा किया जाता है। इन ऑर्डर टू मिक्स वर्ड टुगेदर। इसके अलावा जो दो शब्द होते हैं उनको आपस में ज्वाइन करने के लिए भी जो बीच के कुछ शब्द होते हैं उनको ओमिट कर दिया जाता है। द मिसिंग लेटर इज रिप्लेस्ड बाय एन एपोस्ट्रॉफी। अब क्या होता है जो मिसिंग लेटर होता है, यानी कि वहाँ से किसी लेटर को रिमूव किया गया है, इसको जानने के लिए क्या किया जाता है तो वहाँ पर
जो मिसिंग लेटर होता है उसको एक एपस्ट्रॉफी से रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी कि मिसिंग लेटर की जगह एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं। जनरली द मिडिल एंड लेटर और सिलेबल इज एलिमिनेटेड और टू वर्ड्स आर ब्लेंडेड टुगेदर एंड एन एपस्ट्रॉफी इज इंसर्टेड। जनरली क्या किया जाता है, जो मिडिल का लेटर होता है वो या फिर जो एंड का लेटर होता है वो, उनको वहाँ से एलिमिनेट किया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है, जिससे क्या होता है जो दो शब्द होते हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाता है और उनकी जगह पर यानी कि जो शब्द रिमूव किए गए हैं, जो लेटर रिमूव किए गए हैं, वहाँ पर एक एपस्ट्रॉफी इंसर्ट कर दी जाती है। अब हम यहाँ पर इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरह से इसका इस्तेमाल लिटरेचर में किया जाता है। जैसे कि कांट है, तो ये जो कांट लिखा जाता है ये कैन नॉट के लिए लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पर जो कैन नॉट है उसमें कुछ लेटर्स को हटाकर उसको हम कैन नॉट यानी कि जो एन और ओ है उसको हटाकर कांट कर देते हैं, जो कि कैन नॉट का ही फॉर्म है, यानी कि यहाँ पर कुछ जो लेटर है उनको ओमिट कर दिया गया है। इसी तरह से इजंट है इज नॉट के लिए, इसी तरह से आइल है आई शैल या फिर आई विल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से और भी हमारे शब्द हैं जिसमें कुछ लेटर्स को क्या किया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। जैसे कि हुज है हु इज़ या फिर हु हैज़ के लिए, डेड है दे हैड दे शुड या फिर दे वुड के लिए, हैवंट है फॉर हैव नॉट के लिए, कॉज है बिकॉज के लिए और नियर है नेवर के लिए, गोना है गोना किसके लिए होता है, तो ये गोइंग टू जो फ्रेज होती है उसकी जगह पर हम गोना शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से यानी कि कुछ लेटर्स को एलिमिनेट करके उस जो शब्द है उसको बोलचाल की भाषा में एकदम फास्ट फ्लो की तरह हम उसको बोल पाएँ, इसलिए जो लेटर्स होते हैं उनको ओमिट कर दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मतलब जो आपने देखा होगा जो पोइट्री होती है उसमें कुछ मीटर होते हैं, यानी कि उसमें जैसे आयम्बिक पेंटामीटर है तो उसमें उनको कुछ लेबल बनाने होते हैं, तो कभी कभी उनकी जो संख्या होती है वो ज़्यादा चली जाती है, जिससे उनको कम करने के लिए भी वो ऐसा करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे इन अलेक्जेंडर पोप द रेप ऑफ द लॉक, जो अलेक्जेंडर पोप की रेप ऑफ द लॉक पोयम है वो क्या है, उसमें एक शब्द है एमोरस, तो इज एलिटेड टू एमरस, उसमें उसको क्या किया गया है, इस तरह से एमरस करके लिखा गया है टू इस्टेब्लिश द पेंटामीटर। और ऐसा क्यों किया गया है, ताकि वो पेंटामीटर में जो जिस पेंटामीटर में वो लिख रहे हैं, यानी कि जिस मीटर में वो लिख रहे हैं जो कि पेंटामीटर है, तो उसमें जो 5 फुट हैं वो उनको कंप्लीट मिल सके, इस वजह से उन्होंने वहाँ पर जो लेटर है उसको ओमिट कर दिया गया है। तो कभी कभी मतलब जो अपना मीटर होता है उसको कंप्लीट करने के लिए भी जो राइटर होते हैं वो ऐसा कर लेते हैं। इसके अलावा बात करें प्रिंट की, कि जब मतलब यहाँ से लेटर एमिट किया गया है तो बोलचाल की भाषा में तो वो दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रिंट की जब हम उसे प्रिंट करते हैं तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, एक एपस्ट्रॉफी से उसको दिखा देते हैं, जिससे जो पढ़ने वाला रीडर होता है उसको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर एपस्ट्रॉफी है, दैट मीन्स यहाँ से कोई जो लेटर है उसको रिमूव किया गया है। तो इस तरह से ये होता है आपका। उसके बाद हमारा जो अगला लिटरेरी टर्म है वो होता है एलिप्सिस। अब बात करते हैं एलिप्सिस की। तो एलिप्सिस क्या है, ये क्या है, ओमिशन ऑफ वर्ड है। अभी हमने ऊपर देखा वो क्या था, ओमिशन ऑफ लेटर था, यानी कि उसमें लेटर को हटा दिया जाता है, इसमें जो वर्ड होते हैं उनका ओमिशन किया जाता है, यानी कि उनको हटा दिया जाता है। द वर्ड एलिप्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये क्या है, ग्रीक वर्ड से आया है जो कि है एलिपियन, विच मीन्स टू फॉल शॉर्ट, यानी कि जिसका अर्थ क्या होता है, फॉल शॉर्ट यानी कि छोटा कर देना, या फिर टू लीव आउट यानी कि छोड़ देना। The act of leaving out a word or words from a sentence deliberately, यानी कि एक ऐसा कार्य जिसमें किसी जो कोई वर्ड होता है या जो वर्ड्स होते हैं उनको किसी सेंटेंस से डेलिबरेटली यानी कि अपनी इच्छा से यानी कि जानबूझकर उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, उसको एलिप्सिस कहते हैं। व्हेन द मीनिंग कैन बी अंडरस्टूड विदाउट देम, और ऐसा कब किया जाता है, जब उस शब्द के बिना भी जो मतलब जो राइटर है, जो पोएट है, वो जिस बात को कहना चाहता है वो उस शब्द के बिना भी यानी कि जिस शब्द को हटाया गया है उस शब्द के बिना भी पूरा मीनिंग देती है, यानी कि उस शब्द के रहने या फिर ना रहने से कोई फर्क उसके जो मीनिंग होता है उसमें नहीं पड़ता, यानी कि सेंटेंस का मीनिंग उस शब्द के साथ भी वही आता है और अगर उस शब्द को हटा दिया जाए तब भी वही आता है, तो उसको एलिप्सिस कहते हैं। विच गिव्स द रीडर टू अ चांस टू फिल द गैप्स वाइल एक्टिंग और रीडिंग, इसके अलावा ये जो रीडर होते हैं उनको एक चांस भी देता है कि वो उसको पढ़ने के दौरान या फिर अगर उस पर एक्टिंग कर रहे हैं तो उसके दौरान अपने माइंड से उसको फिल कर सकें। आगे बात करें तो इट इज़ यूजुअली रिटर्न बिटवीन द सेंटेंसेज एज, यानी कि इसको सेंटेंस के बीच में लिखा जाता है, यानी कि दो जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं उनके अंदर लिखा जाता है। अमंग द फेमस एग्जांपल ऑफ एलिप्सिस इन लिटरेचर, यानी कि जो एलिप्सिस का फेमस एग्जांपल है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो वर्जीना वुल्फ है उनका एक नॉवल है टू द लाइट हाउस, ये उनका नॉवल है टू द लाइट हाउस। इसमें क्या किया गया है, इसको 2 पार्ट्स में लिखा गया है। 2 पार्ट्स मतलब द बुक इन्वॉल्व्स 2 पार्ट्स, यानी कि इसमें 2 पार्ट्स दिखाए गए हैं। वन बिफोर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, एक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले का है, वॉज फाउट एंड बॉर्न
एंड द लेटर वन अकाउंट्स फॉर द इवेंट्स अक्योरिंग आफ्टरवर्ड, यानी कि एक तो वर्ल्ड वॉर से पहले का है और दूसरा वर्ल्ड वॉर के बाद का है। ऑल द इवेंट्स दैट अकर्ड इन बिटवीन हैव नॉट बीन मेंशन्ड इन द बुक, जो भी घटनाएं इस समय के बीच में घटित हुई हैं उनको पूरी तरह से बुक में मेंशन नहीं किया गया है। रेदर इट हैज़ लेफ्ट टू द रीडर्स टू डिस्यूट द इवेंट्स फ्रॉम द नोटेबल चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन द कैरेक्टर्स लाइफ, यानी कि ये जो रीडर्स हैं उन पर छोड़ दिया गया है कि वो जो कैरेक्टर्स हैं उनकी लाइफ में जो घटनाएं घटी उनके आधार पर ये डिसाइड कर पाएँ कि कौन कौन सी घटनाएं कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर घटित हुई होंगी। तो इस तरह से मतलब कुछ चीज़ों को खाली छोड़ दिया जाता है जिससे जो रीडर होते हैं वो अपने आप अंदाज़ा लगा सकें कि कौन सी घटनाएं यहाँ पर हुई होंगी या क्या क्या और हुआ होगा। तो पूरी तरह से नहीं दिखाया जाता बल्कि कुछ चीज़ों को या कुछ जो वर्ड या कुछ जो घटनाएं होती हैं उनको छोड़ दिया जाता है। इसी तरह से हमारा अगला जो लिटरेरी टर्म है वो है एम्पथी। बात करें एम्पथी की तो इट मीन्स टू फील विद, यानी कि इसका जो मीनिंग होता है वो होता है टू फील विद। इसको हम समानुभूति भी को कहते हैं। एक होता है सहानुभूति और एक होता है ये समानुभूति। दोनों में फ़र्क क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे। तो पहले हम बात करेंगे एम्पथी की। तो द वर्ड एम्पथी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, यानी कि ये जो शब्द है ये भी ग्रीक से आया है, जो कि शब्द है पैथोस, यानी कि ये कहाँ से आया है, पैथोस से आया है, विच मीन्स फीलिंग। जो पैथोस होता है उसका मीनिंग होता है फीलिंग, यानी कि भावनाएं। एम्पथी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर अनदर पर्सनस फीलिंग, एक्सपीरियंस एंड इमोशन। एम्पथी क्या है, एक ऐसी एबिलिटी है जो किसी दूसरे व्यक्ति की जो फीलिंग्स होती हैं, जो उसका एक्सपीरियंस होता है, जो उसके इमोशन होते हैं, उसको समझने की एक क्षमता है। यानी कि एम्पथी क्या है, जो सामने वाला व्यक्ति है उस वो क्या फील कर रहा है उस समय, या उसने किस चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, उसके अंदर क्या इमोशन चल रहे हैं, उनको उसकी जगह पर रखकर देखकर जो फीलिंग आती है वो एम्पथी होती है। इट कैन ऑल्सो मीन द एबिलिटी टू इमेजिन व्हाट समवन एल्स माइट बी थिंकिंग और फीलिंग, यानी कि एक ऐसी भी क्षमता होती है जो ये दिखाती है कि कोई व्यक्ति उस समय क्या सोच रहा है, यानी कि उस पर क्या बीत रही है। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति दुखी होता है तो हम कहते हैं कि हाँ हम समझ सकते हैं कि तुम्हारा दुख क्या है, लेकिन वो समझना नहीं है, उस दुख को क्या करना है, फील करना है कि अगर आप उसकी जगह पर होते तो आप कैसा फील कर रहे होते। तो उसको एम्पथी कहते हैं। और जब हम किसी के दुख को समझते हैं तो उसे सिंपैथी कहते हैं। ये एम्पथी है जो कि उसकी जगह पर रखकर खुद को मतलब ऐसा फील कराते हैं कि इस समय ये व्यक्ति कैसा फील कर रहा होगा। एम्पैथी कैन हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव, नीड्स एंड इंटेंशन ऑफ द अदर, यानी कि जो एम्पैथी है उससे क्या किया जाता है, जो लोगों का पर्सपेक्टिव है, उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको समझा जा सकता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो एम्पथी और जो सिंपैथी होती है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस बिटवीन एम्पथी एंड सिंपैथी, तो सिंपैथी डिनोट्स फेलो फीलिंग, जो सिंपैथी है वो क्या करती है, फेलो फीलिंग को बताती है। यानी हम किसी के दुख के कोई अगर दुखी है तो उसको देखकर हम दुखी हो रहे हैं कि हाँ ठीक है इसके साथ बुरा हुआ तो मतलब उसके लिए आपको भी बुरा लग रहा है। टू फील फॉर समवन, यानी कि किसी के लिए फील करना, बट नॉट फीलिंग इनटू द फिजिकल स्टेट, लेकिन हम खुद को उसकी जगह पर रखकर नहीं देखते हैं। एंड सेंसेशन ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग, यानी कि वो उस समय क्या फील कर रहा है ये हम महसूस नहीं कर पाते हैं। सिंपैथी इज ओनली फीलिंग पिटी, यानी कि सिंपैथी क्या है, सिर्फ एक किसी को देखकर मतलब किसी के दुख को देखकर दुखी होना, या फिर जो दूसरों का दुख है उसको, या दूसरों का जो मिसफॉर्चून है उसको देखकर सिर्फ दुखी होना, यानी कि उसके साथ हम भी दुखी हाँ कि इसके साथ अच्छा नहीं हुआ बुरा हुआ। लेकिन जो एम्पैथी है वो इससे बिल्कुल ही डिफरेंस होती है। अभी हमने ऊपर भी देख लिया, आगे हम और देख लेते हैं। ऑन द अदर हैंड एम्पैथी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फीलिंग व्हाट अदर आर फीलिंग एज इफ यू आर फीलिंग इट योरसेल्फ, यानी कि जो एम्पैथी है वो ये है कि इस वक्त उस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है उसको आप खुद अपने ऊपर जब इमेजिन करते हैं कि अगर मैं इसकी जगह पर होता तो कैसा फील कर रहा होता, तो उसको एम्पैथी कहते हैं। यही दोनों में डिफरेंस होता है। एक में हम उसके साथ दुखी होते हैं और एक में हम ये फील कर रहे होते हैं कि हम अगर इसकी जगह होते तो हम कैसा फील कर रहे होते। इसी तरह हमारा अगला जो लिटरेरी टर्म है वो है एनकॉमियम। एनकॉमियम क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। अ स्पीच कंसिस्टिंग ऑफ प्रेज, यानी कि एक ऐसी स्पीच होती है जिसमें प्रेज यानी कि किसी की तारीफ की जाती है। अ यूलॉजी भी कह सकते हैं इसको। अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट हाईली प्रेज समवन और समथिंग, यानी कि एक ऐसी स्पीच या फिर ऐसा पीस ऑफ राइटिंग होता है जो कि किसी व्यक्ति का या किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ, यानी कि किसी की तारीफों में लिखी गई दी गई कोई स्पीच या उसकी तारीफ में लिखा गया कोई नोट ये हो सकता है, जिसको हम एनकॉमियम कहते हैं। द वर्ड कम फ्रॉम द ग्रीक, ये जो वर्ड है ये भी ग्रीक से लिया गया है जो कि है एनकॉमियन।
विच मीन्स टू ऑनर समवन, यानी कि इसका जो अर्थ होता है किसी व्यक्ति को सम्मान देना होता है या फिर किसी चीज़ को सम्मान देना होता है। एट अ पार्टी विद अ पोइटिक स्पीच, यानी कि जैसे कोई पार्टी हो रही है उसमें किसी व्यक्ति को आप पोइटिक स्पीच के साथ सम्मान दे रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो वो एनकॉमियम होता है। एन एनकॉमियम इज फॉर्मल स्पीच, जो एनकॉमियम है वो एक फॉर्मल स्पीच होती है, पीस ऑफ राइटिंग या फिर एक फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग हो सकती है, दैट प्रेज समवन, जो कि किसी चीज़ या फिर किसी व्यक्ति की प्रेज करता है इन अ वार्म एंड एंथुआस्टिक वे, यानी कि बहुत ही वार्म तरीके से, यानी कि बोलते हैं ना बहुत मतलब तहे दिल से, उस तरह से किसी की जो तारीफ करना होता है उसे एनकॉमियम कहते हैं। अब बात करते हैं यूलोजी की। तो यूलोजी अपील्स टू अ प्रिपेयर्ड स्पीच। यूलोजी और जो एनकॉमियम होता है उसमें डिफरेंस ये है कि जो यूलोजी होती है उसमें जो स्पीच होती है, जो नोट होता है, यानी कि किसी की प्रेज का जो नोट होता है वो पहले से तैयार कर लिया जाता है, जबकि जो एनकॉमियम होता है वो ऑन द स्पॉट, यानी कि उसी समय पर आप किसी की तारीफ कर रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे, जो मन में आपकी फीलिंग्स उसको लेकर आ रही हैं वो आप बोल रहे हैं, तो वो एनकॉमियम है। और जो यूलोजी है वो पहले से प्रिपेयर्ड स्पीच या फिर प्रिपेयर्ड राइटिंग होती है। द वर्चूज़ एंड सर्विस ऑफ अ पर्सन, जिसमें किसी जो कोई व्यक्ति होता है उसके जो वर्चू यानी कि जो गुण होते हैं या फिर जो उसकी सर्विस जो उसने कार्य किए हैं उनकी क्या होती है, तारीफ होती है। आगे हम कुछ एग्जाम्पल हैं उनको देख लेते हैं जो एनकॉमियम के एग्जाम्पल हैं। तो मार्क ट्वेन हैज़ बीन कॉल्ड द इन्वेंटर ऑफ द अमेरिकन नॉवल। जो मार्क ट्वेन हैं उनको अमेरिकन नॉवल का इन्वेंटर माना जाता है। इट माइट इवन बी फेयर टू कॉल हिम द इन्वेंटर ऑफ द अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी, यानी कि उनको जो अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी हैं उनका भी इन्वेंटर कह सकते हैं। एंड ही श्योरली डिजर्व एन एडिशनल एनकॉमियम, यानी कि वो श्योरली क्या है, एक जो एनकॉमियम है यानी कि जो तारीफ है उसके लायक है, यानी कि वो डिजर्व करते हैं उस तारीफ को। द मैन हु पॉपुलराइज्ड द सोफिस्टिकेटेड लिटरेरी अटैक ऑन रेसिज्म, यानी कि जिन्होंने क्या किया है, जो रेसिज्म है उस पर सोफिस्टिकेटेड लिटरेरी उसमें क्या किया है, अटैक किया, यानी कि उसके ऊपर अटैक किया, यानी कि उसके बारे में लिखा है, उसके बारे में लोगों को बताया है। यानी कि इसमें जो ये जो पूरा शॉर्ट नोट है या फिर जो लिखा हुआ है इसमें क्या किया गया है, जो मार्क ट्वेन है उनकी तारीफ की गई है। तो ये एक तरह से जो एनकॉमियम स्पीच होती है या फिर एनकॉमियम शॉर्ट नोट्स होता है उसका एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से एक और एनकॉमियम है, एनकॉमियम टू रोज़ा पार्क, यानी कि इसमें रोज़ा पार्क के बारे में बताया गया है। तो ये इस तरह से यानी कि किसी व्यक्ति की ऑन द स्पॉट जो तारीफ करना होता है उसे ही एनकॉमियम कहते हैं। उसके बाद अगला जो लिटरेरी टर्म है वो है एंजम्बमेंट। एंजम्बमेंट क्या होता है, तो अ लाइन हैव नो एंडिंग पंक्चुएशन बट रनिंग ओवर टू द नेक्स्ट, यानी कि एक ऐसी लाइन जिसमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता बल्कि वो बिना पंक्चुएशन मार्क के लाइन बाय लाइन आगे बढ़ती जाती है। एंजम्बमेंट डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखे मोस्टली जो वर्ड है वो ग्रीक से लिए गए हैं, लेकिन जो एंजम्बमेंट है वो फ्रेंच वर्ड है जो कि है एंजम्बमेंट मीन्स टू स्टेप ओवर और पुट लेग अक्रॉस, यानी कि इसका जो मीनिंग होता है वो होता है स्टेप ओवर यानी कि कदम आगे बढ़ाना, या फिर पुट लेग अक्रॉस यानी कि अगले पे कदम रख देना, यानी कि बिना किसी कॉमा के या बिना किसी जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं उनके अगली लाइन पर चले जाना। इन पोइट्री इट मीन्स मूविंग ओवर फ्रॉम वन लाइन टू अनदर। पोइट्री की अगर बात करें तो पोइट्री में एक लाइन से बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के दूसरी लाइन में चले जाना ही क्या होता है, एंजम्बमेंट होता है। विदाउट अ टर्मिनेटिंग पंक्चुएशन मार्क, यानी कि किसी भी पंक्चुएशन मार्क के बिना अगली लाइन पर चले जाना। इट कैन बी डिफाइंड एज थॉट और सीन, फ्रेज और क्लॉज इन अ लाइन ऑफ पोइट्री दैट डज नॉट कम टू एन एंड एट द लाइन ब्रेक बट मूव्स ओवर टू द नेक्स्ट लाइन, यानी कि इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी थॉट या फिर किसी ऐसे सेंस या फिर ऐसे फ्रेज या क्लॉज के बारे में बात कर सकती है जो कि किसी उस पर एंड नहीं होता बल्कि एक लाइन से अगली लाइन में चला जाता है। इन सिंपल वर्ड, अगर सिंपल वर्ड की बात करें तो इट इज़ द रनिंग ऑन ऑफ अ सीन फ्रॉम वन कपलेट और लाइन टू द नेक्स्ट विदाउट अ मेजर पॉज और सिंटैक्टिकल ब्रेक, यानी कि जैसे कोई सेंटेंस होता है उसमें सिंटैक्टिकल मतलब ब्रेक होते हैं, जैसे हम उस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो बीच बीच में हम रुकते हैं, अगर वहाँ पर पॉज नहीं भी है तो एक लैंग्वेज का अपना एक पॉज होता है जिसमें हम रुकते हैं, जिसे आप जनरली कैशुरा के नाम से जानते हैं कि जब हम किसी लैंग्वेज को पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते पढ़ते कहीं कहीं पर हम रुकते हैं तो उसे कैशुरा कहते हैं। तो इसी तरह से किसी सिंटैक्टिकल ब्रेक के अलावा या फिर किसी मेजर पॉज के बिना मतलब एक लाइन से अगली लाइन में चले जाना ही क्या कहलाता है, एंजम्बमेंट कहलाता है। इसके फीचर्स देखते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो फीचर ऑफ एंजम्बमेंट,
इंजम्बमेंट लाइन यूजुअली डू नॉट हैव अ पंक्चुएशन मार्क एट द एंड, यानी कि उसके एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है क्योंकि वो अगली लाइन में भी कंटिन्यू करते हैं। इट इज़ रनिंग ऑन ऑफ अ थॉट फ्रॉम वन लाइन टू अनदर विदाउट फाइनल पंक्चुएशन, यानी कि बिना फाइनल पंक्चुएशन मार्क्स के जो थॉट होती है, जो विचार उस सेंटेंस में चल रहा होता है, उसी विचार को वो अगली लाइन में कैरी करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन पोइट्री टू ट्रिक अ रीडर, इसको पोइट्री में रीडर को ट्रिक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोएट्स लीड्स दियर रीडर टू थिंक of an idea, then on the next line give an idea that conflicts it, यानी कि जो पोएट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो रीडर होते हैं उनको ये सोचने पर मजबूर करते हैं, जो मतलब जो आइडिया है उस पर विचार करने के लिए मजबूर करते हैं, उसको विचार के साथ लेकर जाते हैं और अगली ही लाइन में उसका जस्ट अपोजिट विचार वहाँ पर देते हैं। यानी कि जो रीडर होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा जागरूक रखते हैं क्योंकि वो उसको एक ही लाइन में स्टॉप नहीं करते, जो अगली लाइन होती है वहाँ तक भी अपने विचार को लेकर जाते हैं और आगे जाके कोई ऐसा विचार दे देते हैं जो पहले वाले विचार से मेल नहीं खाता। और ऐसा वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक साथ पढ़ने पर ही समझ में आती हैं, वो अपोजिट दिखती हैं लेकिन अपोजिट होती नहीं हैं। तो इस तरह से उसको कंटिन्यूस थॉट को बनाए रखने के लिए भी जो पोएट्स होते हैं वो ऐसा करते हैं। पोएट्स कैन अचीव अ फास्ट पेस ऑफ रिदम ऑफ बाय यूजिंग एंजम्बमेंट, इसके अलावा जो पोएट्स होते हैं वो एक फास्ट पेस या फिर जो फास्ट रिदम होती है उसको भी एंजम्बमेंट का यूज़ कर अचीव करते हैं। आगे हम बात करें और इसके बारे में और जो इसके फीचर्स हो सकते हैं वो, तो मल्टीपल आइडियाज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड विदाउट यूजिंग सेमी कॉलम्स, पीरियड्स और कॉमाज, यानी कि ये जो एंजम्बमेंट है इसकी सहायता से जो पोएट्स होते हैं वो बिना किसी सेमी कॉलम, बिना किसी कॉमा के जो मल्टीपल आइडियाज़ होते हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट हेल्प रीइंफोर्स द मेन आइडिया दैट माइट सीम टू बी कन्फ्यूजिंग विद पॉज, यानी कि ये एक जो मेन आइडिया जो शुरुआत से पोएट लेके चल रहा है उसको ब्रेक नहीं करते और मतलब कि उसको कंफ्यूजिंग नहीं बनाते, क्योंकि अगर हो सकता है कि कहीं पे पॉज लगा दिया जाए तो जिस आइडिया को जो पोएट है वो रीडर तक पहुंचाना चाहता है वो उस आइडिया को उन तक ना पहुंचा पाए, तो उसमें भी ये क्या करता है, रीइंफोर्स करता है ना कि बिना कॉमा के हम कंटिन्यू वहां तक पढ़ते जाते हैं, तो जो पूरी एक थॉट होती है जो पोएट रीडर तक पहुंचाना चाहता है वो आसानी से पहुंच पाती है इसकी हेल्प से। इट हेल्प्स रीडर टू कंटिन्यू थिंकिंग अबाउट द आइडिया विच इज एक्सप्रेस्ड इन वन लाइन एंड विच कंटिन्यूज थ्रू टू द नेक्स्ट। इसके अलावा ये जो रीडर्स होते हैं उनकी जिस आइडिया को जो पोएट है या जो राइटर है उसने शुरुआत की है जिस आइडिया को ये बारे में बताने की, उसमें कंटिन्यू उनको सोचने के लिए भी विवश करते हैं, क्योंकि कहीं पर स्टॉप नहीं आता, तो जो वो थॉट है वो उनके माइंड में कंटिन्यू चलते रहती है। आगे हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। तो ये जो द वेस्टलैंड है बाय टी.एस. इलियट, ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है। द फर्स्ट 4 लाइन ऑफ द पोएम यूज एंजम्बमेंट टू सेपरेट द सीजन, इसमें जो फर्स्ट 4 लाइन है वो सीजन के बारे में बात करती हैं कि जो सीजन होते हैं उनके बारे में बताती हैं बिना किसी पॉज के, और इस तरह से ये इसका एग्जाम्पल है। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग लाइसेस आउट ऑफ द डेड लैंड, मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर, स्ट्राइंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन, यानी कि स्प्रिंग रेन और जो समर जो भी है उसके बारे में चारों लाइनों में बता दिया गया है। उसके अलावा एक और एग्जांपल है फ्रॉम द पोएम डैफोडिल्स। जो डैफोडिल्स है इससे आप सभी परिचित होंगे कि ये क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है। तो इसमें भी ये जो लाइन है शुरुआत की, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल, इसमें भी क्या है, कोई भी कॉमा नहीं है, यानी कि कंटिन्यू जो ये एक लाइन है इसके बाद अगली लाइन में भी बिना किसी कॉमा के इस लाइन को यूज़ किया गया है। तो इस तरह से ये एंजम्पमेंट है जिसमें बिना किसी मतलब पंक्चुएशन मार्क्स के एक थॉट को या फिर एक लाइन को आगे कई सारी लाइनों में कंटिन्यू किया जाता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने देखी कुछ लिटरेरी टर्म्स को। अगर आप इसी तरह से और भी लिटरेरी टर्म्स को मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।